मुख्य फील्ड फ्लक्स में आर्मेचर के फ्लक्स के प्रभाव को क्या कहते हैं? दोस्तों, आर्मेचर का फ्लक्स मुख्य फील्ड फ्लक्स का विरोध करता है और इस प्रक्रिया का नाम आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया अपन इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में वर्धित वोल्टेज अभिलक्षण किसमें होते हैं? दोस्तों, वर्धित वोल्टेज अभिलक्षण का मतलब ये है कि जिनमें वोल्टेज बढ़ते हुए जाता हो, वर्धित वोल्टेज अभिलक्षण, इसको अपन बूस्टर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज जनरेटर होगा अपना, क्योंकि शंट जनरेटर में तो लगभग वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, नियत वोल्ट वाला होता है। अगला क्वेश्चन है कि डीसी सीरीज मोटर में वोल्टेज, बैक ईएमएफ और आर्मेचर धारा में क्या संबंध होता है? सीधी सी बात है दोस्तों, जो हम वोल्टेज देते हैं वो बैक ईएमएफ में से घट जाती है, बची हुई आर्मेचर में ड्रॉप हो जाती है, यानी आर्मेचर को मिल जाती है। अब बात सीरीज मोटर की कर रहा है तो सीरीज मोटर भी इसी के साथ में आएगी दोस्तों, ठीक है। यानी सीरीज मोटर में अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो तो वो और घट जाएगी। दोस्तों, इस प्रश्न के दो उत्तर रहेंगे। आप बैक ईएमएफ को भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये इसमें से जुड़ जाएंगे। यानी जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो ये है कि बैक ईएमएफ कितना है, आर्मेचर में ड्रॉप कितनी हो गई और सीरीज फील्ड में ड्रॉप कितनी हो गई। इन सब को आप जोड़ दो तो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। अगर आप बैक ईएमएफ की बात करो तो टर्मिनल वोल्टेज में से आर्मेचर की ड्रॉप घटा दो, सीरीज़ की ड्रॉप घटा दो, बची हुई सारी बैक ईएमएफ कहलाती है। दोस्तों, इस प्रश्न में पूरा डाउट है। डी उत्तर भी सही है और इसका ई उत्तर भी सही है, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज में से आर्मेचर और सीरीज दोनों की ड्रॉप घटाने के बाद जो होगा वो बैक ईएमएफ कहलाता है। इसलिए दोस्तों प्रश्न का उत्तर डी और ई दोनों सही माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मशीन की स्पीड कंट्रोल में वार्ड लियोनार्ड विधि में कितनी मशीनें होती है? दोस्तों, 3 मशीनें होती है। एक 3 फेज़ की इंडक्शन मोटर होती है, एक डीसी का जनरेटर होता है, एक डीसी की मोटर होती है। सिंपल क्वेश्चन है, 3 मोटरें होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रीदर में सिलिका जेल क्यों लगाई जाती है? वो किसको अवशोषित करती है? तो नमी को अवशोषण करने के लिए लगाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में तेल तो कूलिंग और इंसुलेशन का काम करता है। ध्यान रखना, ल्यूब्रिकेशन को हिंदी में बोलते हैं स्नेक, और ये वहाँ काम में लेते हैं जहाँ घर्षण होता हो। जैसे मोटर की में बेरिंग में ग्रीस लगाते हैं ना, वो वहाँ पर ल्यूब्रिकेशन और वहाँ पर कूलिंग की तरह काम कर सकता है दोस्तों। लेकिन ट्रांसफार्मर में तो घर्षण होता नहीं है, इसलिए इंसुलेशन और कूलिंग के लिए ही लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुकोल्ज रिले किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में लगेगी? दोस्तों, तेल प्रचालित रिले है, इसलिए केवल मात्र उसी ट्रांसफार्मर में होगी जो ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर हो, अदरवाइज बुकोल्ज रिले नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि संचरण लाइन के सब स्टेशन में मुख्यतः ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के कनेक्शन होते हैं? दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन का जो भी ट्रांसफार्मर होता है ना, वो स्टार डेल्टा में ही होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन के लाइन के ठीक बाद में वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जुड़ता है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार में हो जाता है। तो प्रश्न का उत्तर सी है, स्टार डेल्टा। अगला क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में एनबीसी कहाँ जुड़ती है? दोस्तों, फील्ड के सीरीज में जुड़ती है। 3 पॉइंट स्टार्टर में एनबीसी शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में लगती है, जबकि 4 पॉइंट स्टार्टर में प्रोटेक्टिव प्रतिरोधक के सीरीज में लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मापने के लिए टेकोमीटर लेते हैं? दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, आरपीएम में गति नापने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उच्चतम लेवल की प्रदीप्ति। ध्यान रखना दोस्तों, प्रदीप्ति की मात्रा उच्च नहीं पूछी जा रही है, प्रदीप्ति का लेवल उच्च पूछा जा रहा है। लेवल उच्च वहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों, काम में लिया जाता है जैसे ड्राइंग वगैरह का काम आप करते हो, सूक्ष्म कार्य के लिए आप करते हो। देखो, शयन कक्ष में ज़रूरत नहीं है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अस्पताल में भी ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने एक ऑप्शन दिया है प्रूफ रीडिंग, तो आई थिंक यही होगा इसका, ड्राइंग वगैरह के लिए। हालांकि कक्षा जो होती है क्लास पढ़ने के लिए, तो वहाँ भी हमें हाई लेवल की ज़रूरत रहती है। खैर, प्रश्न का उत्तर ए करेंगे दोस्तों। हाई लेवल प्रदीप्ति की बात कर रहे हैं, हाई मान की प्रदीप्ति की बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारावास्प लैंप किस प्रकार का प्रकाश देता है? दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, अलग अलग तरह के होते हैं, ये तो आपको याद ही रखना होगा। मरकरी वेपर भरी है तो हरा नीला कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? दोस्तों, कोल्ड कैथोड जो ठंडा ऑपरेट होता हो तो वो नियोन है, सबसे ठंडा यही होता है। बाकी इन सब में वैसे हीलियम गैस भी ठंडी होती है, लेकिन जीएलएस और ये जितने भी लैंप है ये तो सारे हॉट कैथोड लैंप कहलाते हैं, क्योंकि गर्म होकर प्रकाश देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग और छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय में से किसका उपयोग करेंगे? दोस्तों, छोटी यूनिटर घरों है तो घर में तो एमसीबी लगती है, हम सब जानते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, प्रश्न का उत्तर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर के संबंध में रियोस्टेट को कैसे विभेदित किया जा सकता है? दोस्तों, पोटेंशियोमीटर रियोस्टेट वैसे दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इतनी सी बात ये होती है कि रियोस्टेट जो होता है ना, ये अधिक वाटेज वाले होते हैं, जबकि पोटेंशियोमीटर कम होते हैं।
दोनों एक तरह से रजिस्टर का ही काम करते हैं, प्रतिरोधक का ही काम करते हैं। लेकिन रियोस्टेट जो होता है ना, ये बड़ा होता है दोस्तों, अधिक वाटेज का होता है, अधिक ओम रेटिंग वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बन कोटेड प्रतिरोधकों में किसका मान 20% टॉलरेंस के साथ 10 किलो ओम है। दोस्तों अब 10 किलो ओम के लिए आपको कलर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले ये देख लो कि 20% जो टॉलरेंस होती है ना, इसमें चौथी पट्टी का रंग होता है नो कलर, यानी कोई नहीं। अब देखो नो कलर का डी ऑप्शन एक ही है दोस्तों, चौथी पट्टी में कोई रंग नहीं, इसलिए श्योर है कि उत्तर डी होगा। बाकी ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज, इन रंगों को आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले आप टॉलरेंस ही देख लो, 20% टॉलरेंस उसकी होती है जो नो कलर हो, और नो कलर का ऑप्शन देखो मात्र आपको डी पट्टी में ही दे रखा है, बाकी कहीं नहीं दे रखा, इसलिए दोस्तों प्रश्न का उत्तर अपन डी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश पर आधारित प्रतिरोधक यानी एलडीआर की बात कर रहे हैं दोस्तों, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो ये वेरिएबल रजिस्टर होते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणों के आधार पर ही अपने प्रतिरोधक के मान को परिवर्तित करते हैं, कभी फिक्स नहीं होते हैं। वीडीआर जो होते हैं वो भी वेरिएबल ही होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर वो भी कभी भी स्थिर नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग में चलने वाली धारा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर इन्होंने सी दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। 75 डिग्री लेगिंग करती है दोस्तों, 90% लेगिंग नहीं हो सकती, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि शुद्ध इंडक्टिव हो ही नहीं सकती रनिंग वाइंडिंग। कॉपर की बनती है तो कहीं ना कहीं उसमें प्रतिरोध जरूर होता है। तो प्रश्न का उत्तर बी रहेगा 75 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक खाद्य मिक्सर संसाधनों और मिक्सर संयंत्रों में निम्न में से किस प्रकार की मोटर काम में लेते हैं। तो खाद्य मिक्सर, घरेलू मिक्सर जो भी होते हैं, उन सब में यूनिवर्सल मोटर होती है, और ये AC DC दोनों सप्लाई पर ऑपरेट हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, एमीटर सर्किट में किस प्रकार जुड़ता है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, एमीटर श्रेणी क्रम में लगता है, वोल्ट मीटर समांतर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीटर कॉइल के समांतर रूप में जुड़े कम मान के प्रतिरोधक हो तो शंट कहते हैं, और श्रेणी क्रम में जुड़े उच्च मान का प्रतिरोधक हो तो उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज निम्न में से किसके मापन के लिए उपयोग किया जाता है। तो व्हीटस्टोन प्रतिरोधक मापन काम आता है, और निम्न मान के रेजिस्टेंस मापने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी मीटर में प्रयुक्त विद्युत चुंबक की कोर किस धातु की होती है। तो कोर लगभग सिलिकॉन स्टील की होती है, हर जगह आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पन्न बिजली पिजो इलेक्ट्रिकल EMF कहलाती है। दोस्तों पिजो इलेक्ट्रिक EMF जो होता है वो दो धातुओं को कंप्रेस करके उत्पन्न किया जाता है, यानी उनके बीच में दबाव डाला जाता है, दबाव से उत्पन्न विद्युत पिजो इलेक्ट्रिकल EMF कहलाती है, या पिजो विद्युत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को दूसरा नाम क्या है। गैर परंपरागतों को रिन्यूएबल भी यानी नव्यकरणीय संसाधन भी बोलते हैं, मतलब दोबारा काम में आ सकते हैं, जैसे जल, वायु, सौर ऊर्जा, ये इस तरह के।